हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़े थे रजिस्टिविटी और रजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ बातें। रजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, यानी रजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और उसमें हमने 3 ग्राफ भी स्टडी करे थे, मेटल के लिए, अलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। ओके, अब नाउ वी डू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट। तो ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.3 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल देखने में काफी लेंथी लग रहा है, लेकिन इट इज क्वाइट इजी। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, और अगर आपको पिछले कंसेप्ट क्लियर है तो इट विल बी गॉन इजीली। तो जरा समझिए क्या हमसे कहा गया है। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। हमारे पास एक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, और उसके अंदर जो वायर हैं वो किसके बने हुए हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? अलॉय होता है, आपको बताया था किसका? निकेल का, आयरन का और क्रोमियम का। चलिए, When a negligible small current pass through it, जब उसमें एक बहुत ही हल्का सा माइनर थोड़ा सा करंट पास किया जाता है, इट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस, फाउंड टू बी 75.3 ओम। देखिए इन्होंने क्या करा है, इनिशियल टेम्परेचर कितना दे दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल यानी शुरू में जो टेम्परेचर होगा, और आपको इनिशियल रेजिस्टेंस क्या दे दिया है? 75.3 ओम। जब टेम्परेचर 27 था उस वक्त वायर का रेजिस्टेंस कितना था? 75.3। समझ में? मान लीजिए ये हमारा नाइक्रोम का वायर, जब इसका टेम्परेचर 27 था तो इसका जो रेजिस्टेंस था वो इतना था। सिंपल सी इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। When the toaster is connected to 23 वोल्ट सप्लाई, अब हमने क्या करा, इस वायर को, टोस्टर यानी टोस्टर के अंदर जो वायर है उसको एक सप्लाई से जोड़ दिया। सप्लाई क्या होती है? जो करंट दे। कैसी सप्लाई? 23 वोल्ट। तो वोल्टेज आपको दिया है, और उसमें जो करंट मिलता है वो कितना मिलता है? 2.68 एम्पियर। ओके, तो व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम, यानी आपसे T2 की वैल्यू पूछ ली गई है। ओके, लेकिन आप R1 R2 जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं दिया है। समझिए सवाल में क्या है, जब इतना टेम्परेचर है तो इतना रेजिस्टेंस है। क्लियर होगी बात? तो किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा? इस वोल्टेज और इस करंट वाला। तो हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू उसने आपको डायरेक्ट नहीं दिया, ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है, तो इससे हम जरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आपको मालूम है रेजिस्टेंस क्या होता है? V = IR, तो R क्या होता है? V/I। तो जरा ध्यान देना, 230/2.68। क्लियर? तो ये जो रेजिस्टेंस है R2, जब आप 230 को इससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 85.8 ओम। देख लीजिए। तो फिलहाल तो सिंपल सी बात क्या है, शुरू में वायर का टेम्परेचर इतना था तो रेजिस्टेंस इतना है। ओके, जब इतना टेम्परेचर था तो इतना रेजिस्टेंस था। आपसे पूछ लिया गया है कितने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। सवाल आगे समझ में कि भाई इतने टेम्परेचर पे तो इतना रेजिस्टेंस है, बताइए किस टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये बात समझा भाई? और आपको एक चीज और दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है
1.70 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा आपको बताया था, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, याद आ गया। चलिए नाउ डू द न्यूमेरिकल। तो ये तो आपको सब गिवन वैल्यू है, दीज ऑल आर गिवन वैल्यू। अब इन सभी गिवन वैल्यूज को यूज कैसे करेंगे तो वो समझिए। तो कल जब हमने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ाया था, तो उसमें देखिए हमने एक डेरिवेशन किया था। उसमें मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस है R1 और फाइनल रेजिस्टेंस है R2, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस पे। ये कंसेप्ट कल हमने किया था। दूसरी बात हमने बताया था, इन दोनों का जो डिफरेंस है R2 माइनस R1, वो एक चीज पर और डिपेंड करेगा, और वो क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप पिछले वीडियो में जाकर उस आर्टिकल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों बातें कैसे है। अब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, R2 माइनस R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल R1 इंटू डेल्टा टी। ये बात समझ आ गई। चलिए, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट आएगा अल्फा। ये सब हमने पिछले आर्टिकल में किया था। R1 इंटू डेल्टा टी। ओके, तो यहां से डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से डेल टी की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1 ओवर अल्फा R1। देख लीजिए, क्या ये बात समझ आ गई। और डेल टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी फाइनल माइनस इनिशियल। R2 माइनस R1 अल्फा R1। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इस न्यूमेरिकल में, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो नाउ इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ऑल द वैल्यूज आर हियर, ठीक है, ये सब वैल्यू इधर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, T2 की, बाकी सारी वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से आपने यहां तक कर लिया होगा, ठीक है। ये मिटा देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। सॉल्व। चलिए, तो ये सभी वैल्यू हम उधर पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। T1 की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू बताइए कितनी थी। R2 की वैल्यू अब हमारे पास आई थी 85.8 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 75.3 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.70 इंटू 10 की पावर -4 इंटू R1 की वैल्यू 75.3। तो बेटा हमारे पास जो गिवन वैल्यूज थे उनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया। चलिए कर लीजिए, यहां तक ये आपने लिख लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो देखिए 85.8 माइनस 75.3, इसको सॉल्व करते हैं। T2 ऐसे कैसे रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 85.8 में से 75.3 माइनस करेंगे तो वी गेट 10.5। ओके बेटा, और ये जो 10 की पावर -4 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी,
प्लस में आ जाएगी 10 की पावर 4, नीचे क्या बचेगा 1.70 इंटू 75.3, 1.70 इंटू 75.3। देख लीजिए, इसमें से इसको माइनस करा 10.5 आ गया, 10 की पावर -4 ऊपर जाके प्लस की हो गई, 1.70 एज इट इज, 75.3 एज इट इज, डन। चलिए T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, बेटा जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, देख लीजिए यहां 4 0 है लेकिन एक 0 इससे इस पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपका मिलेगा। और जब आप नीचे वाले डाटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 128.01, 1.70 की 75.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस। ओके, चलिए T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 820.24। देख लीजिए, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 820.24, लेकिन हम इसको नियरली इक्वल 820 मान लेते हैं। 0.24 को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। आप लेना चाहें ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है अब तो। T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 820, ठीक है, और T2 इज इक्वल टू 820 प्लस 27, ये 27 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो T2 आ जाएगा 847 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप चाहें, ये तो मैंने इसलिए करा जिससे आपका आंसर एनसीईआरटी के आंसर से क्या कर जाए, मैच कर जाए, लेकिन अगर बोर्ड में या एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप चाहे तो 0.24 लेके चलेंगे, वो 0.24 आपका यहां जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स तो आपको मेथड के ही मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। Okay student, now we have the next numerical, example 3.4, and what is that? The resistance of platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm। देखिए क्या बोला गया है कि समझिए, हमसे कहा गया है यहां आइस पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए मान लीजिए ये एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने ये आइस ले लिया है, आइस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जब हमने एक थर्मामीटर लगाया, एक बर्तन में पहले हमने आइस ले लिया, फिर उसके अंदर थर्मामीटर लगाया, तो उसका जो रेजिस्टेंस हमें मिला वो मिला 5 ओम। क्या ये बात समझा गई? तो यही सवाल वाले ने बोला है, आइस का मतलब होता है, आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मामीटर, उसको हम एक बर्तन था, उसमें हमारे पास आइस थी, थर्मामीटर को उसमें इंसर्ट किया तो रेजिस्टेंस कितना आया 5 ओम। तो यहाँ आइस पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये कहता है उसी थर्मामीटर, हमारे पास एक दूसरा बर्तन, और उस बर्तन में क्या है अब स्टीम। ओके, अब हमने इस थर्मामीटर को उठा के इस दूसरे बर्तन में रख दिया, स्टीम का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो स्टीम पॉइंट है उसका मतलब क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम थर्मामीटर को स्टीम के अंदर रखते हैं तब हमें जो रेजिस्टेंस मिलता है वो मिलता है 5.23 ओम। ये बात समझा भाई?
तो हमसे कहा गया है कि जब इस थर्मामीटर को हम एक ऐसे बर्तन में रखेंगे, उसने पूछा है when the thermometer is inserted in a hot bath, यहां hot bath का मतलब है hot water, गर्म पानी, ठीक है। तो यहां हमने क्या ले लिया, ये एक बर्तन जिसमें क्या है hot water, यहां इस hot water को क्या बोला गया है, hot bath, ठीक है। और मान लीजिए इसका टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, हमें नहीं मालूम इस पानी का टेम्परेचर कितना है। तो जब इस पानी में थर्मामीटर डाला गया तो मान लीजिए उस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R, और आपसे यही रेजिस्टेंस पूछा गया है, यानी रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो सवाल था, सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद आंसर कैसा है वो तो बहुत इजी है। तो देखिए इस पूरे न्यूमेरिकल को मैं एब्रिवेट कर देता हूं। क्या बोला गया है, एक थर्मामीटर को आइस में रखा गया है, तो आइस पॉइंट पर, आइस पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस मिलता है 5 ओम, तो हमने उसको R नॉट से रिप्रेजेंट किया। उसी थर्मामीटर को जब हम स्टीम में रखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस यानी स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलता है इतना। जब उसी थर्मामीटर को हम हॉट बाथ यानी हॉट वाटर में रखते हैं जिसका टेम्परेचर हमें नहीं मालूम, तो रेजिस्टेंस हमें कितना मिलता है, 5.7, RT की वैल्यू हमें दे रखी है 5.795 ओम। तो आपसे ये टेम्परेचर पूछा गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस, 100 पे इतना रेजिस्टेंस, तो किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही। चलिए, तो इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए हम दोबारा से अपना वही एक कंसेप्ट यूज करते हैं जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। क्या कंसेप्ट है हमारा, देखिए हमारा कंसेप्ट यह है कि अगर R1 टेम्परेचर पे देखिए अगर T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 है, तो R2 माइनस R1 डायरेक्टली डिपेंड ऑन डेल T, और ये डेल T क्या होगा, ये होगा चेंज इन टेम्परेचर। देखिए कल हमने डेरिवेशन किया था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, और अभी पहला न्यूमेरिकल किया तो ये यूज हो गया। तो ये कैसा है समझ में आ गया। अब हम इसको यूज करते हैं। देखिए लेट गो, वी हैव R2 माइनस R1 डायरेक्टली डिपेंड ऑन T2 माइनस T1, यानी रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो टेम्परेचर के चेंज पर क्या करेगा, डिपेंडेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो टेम्परेचर में चेंज के क्या करता है, डिपेंड करता है। अब जरा ध्यान देना, हमारे पास 3 केस है, 1 2 3। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करूंगा इन दोनों पर, फर्स्ट पर और सेकंड पर, और फिर इसी इक्वेशन को मैं अप्लाई करूंगा फर्स्ट और थर्ड पर। तो देखिए, लेट अप्लाई इक्वेशन 1 ऑन केस 1 एंड 2। इस इक्वेशन को मैं केस 1 और केस 2 पे क्या करने जा रहा हूं, अप्लाई करने जा रहा हूं। तो देखिए, तो जब केस 1 और केस 2 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, R1, ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, R1 का काम कौन करेगा, R0, R2 का काम कौन करेगा, R100, T1 का काम कौन करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और T2 का काम कौन करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बात समझ आ गई। तो क्या मिलेगा आपको, जरा देखिए, वैल्यू पुट करिए, R100 माइनस R0 डायरेक्टली डिपेंड, वैल्यू पुट कर दी, 100 माइनस 0, ठीक है। तो R100
माइनस आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन 100। 100 माइनस 0 क्या आएगा? 100। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर ए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फटाफट पहले इतना आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को किस पे अप्लाई कर दिया? केस 1 और केस 2 पर। अब मैं इक्वेशन 1 को अप्लाई करता हूं केस 1 और केस 3 पर। ठीक है, तो R1 ये R1 हो जाएगा, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? RT, क्योंकि अब आपने इन दोनों को ले लिया। चलिए, T1 यही रहेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी T डिग्री सेल्सियस। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? ये आपने लिख लिया होगा बेटा। चलिए, स्पेस कम है क्योंकि न्यूमेरिकल में लिखना होता है, सॉल्यूशन भी स्पेस है। ठीक है ना? तो देखिए हमारी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम RT माइनस R नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1 यानी T माइनस 0। तो RT माइनस R नॉट डायरेक्टली डिपेंड प्रोपोर्शनल T, ये होगा इक्वेशन नंबर बी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। ये हमारा कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हमने केस 1 और केस 2 पे लगाया तो इक्वेशन 1 आया, इस कंसेप्ट को केस 1 और केस 3 पे लगाया तो इक्वेशन बी आया। नाउ क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है, बस इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपने लिख लिया होगा बेटा, इसको मिटा देते हैं। ये डायग्राम भी आपने कर लिया होगा। चलिए, तो आपकी जो इक्वेशन ए था, इक्वेशन ए वो क्या था? R100 माइनस R नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन 100। और इक्वेशन बी क्या आया था हमारा? RT माइनस R नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन T। तो क्या कीजिए, इक्वेशन बी को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन ए से, बी को। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ए है, ये आपका इक्वेशन बी है। इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। वी गेट क्या मिलेगा? RT माइनस R नॉट अपॉन R100 माइनस R नॉट इज इक्वल टू T ओवर 100। देख लीजिए, इतना बेसिक मैथ्स आप जानते होंगे। तो यहां से T की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT माइनस R नॉट R100 माइनस R नॉट इंटू T। तो बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, इससे पहले का जो भी राम कहानी मैंने आपको बताई है वो नहीं दी हुई है। बुक में तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन बच्चे पजल हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो जो थोड़े इस तरह के बच्चे होते हैं जो पता लगाना चाहते हैं भाई ये फॉर्मूला कैसा है, ये फॉर्मूला कैसा है, तो उनके लिए मैंने ये मेहनत करी है। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, उनके लिए टाइम भी बच जाएगा, एनर्जी भी बच जाएगी। लेकिन बाकी ऐसे बच्चे जो थोड़े क्यूरियस टाइप के होते हैं उनके लिए मैंने ये ड्राइव कर दिया है। ओके, चलिए, तो अब RT, R नॉट, R100, R नॉट 0 ये तीनों वैल्यू हमारे पास है। चलिए, तो पुट द वैल्यूज ऑफ RT, R नॉट एंड R100 वी गेट। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। चलिए, T इज इक्वल टू RT की वैल्यू कितनी थी? ये रही आपकी RT की वैल्यू 5.795 माइनस R नॉट की वैल्यू क्या थी? 5 ओम
रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। R100 की वैल्यू क्या थी, ये रही 5.23 और R0 की वैल्यू ये रही 100। T इज इक्वल टू, करिए डिवाइड, 0.795, इसको कीजिए 0.23 इंटू 100। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 79523 100, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना, 2 जीरो चली जाएंगी, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। तो ये 3 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यानी 1 जीरो बचेगा, और वो 1 जीरो किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। जब आप 7950 को 23 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 345.65 डिग्री सेल्सियस, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 3.3 एंड 3.4।